हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव स्नेही और ये हिस्ट्री कीवर्ड्स की थर्ड क्लास है। मतलब इसका सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये थर्ड क्लास है जो अब बचे हुए जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो हिस्ट्री कीवर्ड्स वो हैं, ये वो टर्म्स हैं, वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्पेशली प्रीलिम्स में। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के कीवर्ड्स हैं उनका मतलब पूछ लिया जाता है, तो वो आपको मतलब पता होना चाहिए। तो चलो कंटिन्यू करते हैं थर्ड सेशन को। अगेन, अगर आपने सेकंड और फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक सारे जो भी कीवर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था। हम बेसिकली दिल्ली सल्तनत के कीवर्ड्स डिस्कस कर रहे थे। अब एंशिएंट हिस्ट्री के जो कीवर्ड्स थे वो फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस करे जा चुके हैं। एनीवे, सो अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन को। आमिल, दिल्ली सल्तनत में आमिल होते थे रेवेन्यू ऑफिसर। देखो, दो वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है आमिर एंड दूसरा है आमिल। ठीक है। आमिर कौन होता है? आमिर होता है कि पूरा जो प्रोविंस है, पूरा जो स्टेट है, उसका गवर्नर या उसका हेड, उसको कहते हैं आमिर। आमिल क्या होता है? बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट का हेड जो होता है उसको आप आमिल बोल सकते हो, या फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है उसको आप आमिल बोल सकते हो। तो आमिर और आमिल, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। देन चिलगानी। चिलगानी बेसिकली क्या था कि बेसिकली ये एक बॉडी थी जो कि नोबेलिटी से मिलके बनती थी। मतलब सुल्तान के दरबार में जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे उनको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको चहलगानी बोला जाता था। तो ये जो बॉडी है ये इल्तुतमिश ने बनाई थी। किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। लेकिन बाद ने बलबन ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब इस चहलगानी जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, बहुत सारे नोबल्स को मिला के इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बलबन ने ख़त्म कर दिया था। देन इक्तादार, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ के एंड में दार लगा हो तो दार मतलब होता है होल्डर, जिसके पास वो चीज़ हो। एंड 90% केसेस में हिस्ट्री में दार का जो टर्म है वो ज़मीन से ही जुड़ा हुआ होगा। तो मान लेते हैं इक्तादार लिख दिया प्रीलिम्स में और फिर उन्होंने पूछा कि बताओ ये क्या है। आपको ध्यान नहीं है इक्तादार क्या है, लेकिन ऑप्शंस में एक ऑप्शन ही है जो कि लैंड से रिलेटेड है, तो आप उसको टिक करके आओगे, क्योंकि अगेन दार जो शब्द है 90% के केसेस में वो ज़मीन के ओनर से लिंक्ड है। तो इक्तादार क्या हो गया? वो इंसान जिसको इक्ता मिला है। अब इक्ता क्या होता है? एक्चुअली जो पूरा प्रोविंस होता है दिल्ली सल्तनत में, जो एक स्टेट होता था ना, एक जो पूरा स्टेट हो गया या उसको आप प्रोविंस बोल सकते हो, उसको इक्ता बोला जाता था। तो जो उस इक्ता का या उस स्टेट का गवर्नर है, मतलब उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसको आप क्या बोलोगे? इक्तादार। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि जो आमिर है वो एक पूरे स्टेट का क्या होता था? हेड। तो एक तरह से इक्तादार आमिर का ही दूसरा नाम है। ठीक है। आमिर और इक्तादार क्या हुए? एक ही पोस्ट हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। देन ख्वाजा, कीपिंग अकाउंट्स एंड सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू सुल्तान, द ऑफिस वॉज क्रिएटेड बाय बलबन। तो ये जो ऑफिस था ये बेसिकली अकाउंटिंग से रिलेटेड था। आपको जो ख्वाजा रिलीजियस टर्म है उससे यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है, ये ख्वाजा अकाउंटिंग टर्म है दिल्ली सल्तनत के पर्सपेक्टिव से। कोतवाल, हेड ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिटी को जो एडमिनिस्टर करता था उसको आप कोतवाल बोल सकते हो। कोतवाल जो है पुलिस के लिए भी इस टर्म को हिस्टोरिकली यूज किया गया है। मुफ्तीज, एक्सपाउंडर ऑफ लॉ। तो मुफ्तीज कौन होते थे? देखो, दिल्ली सल्तनत में जो इस्लामिक लॉ था उसको इंटरप्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुफ्तीज के पास थी। इतना आपको ध्यान रखना है। देन मुहतासिब, एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ म्यूनिसपैलिटी। मतलब थोड़ा सा जूनियर पोजीशन पे जो पुलिस ऑफिसर है या ऑफिसर है उसको आप मुहतासिब के नाम से जानोगे। ठीक है। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि जो कोतवाल है वो ऊपर है और उसके नीचे बहुत सारे मुहतासिब काम करते होंगे। ठीक है। मुक्ति वाली, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक पूरा स्टेट है, एक जो पूरा स्टेट है उसको आप बोलते हो इक्ता, है ना। अब इक्ता का जो गवर्नर है उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे इक्तादार, या फिर मैंने अभी बताया आमिर, या फिर उसी इंसान को आप मुक्ति मुक्ति और वाली भी बोल सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, गवर्नर के ही ये सारे नाम हैं। मुक्ति वाली जो है उनका काम बेसिकली रेवेन्यू को देखना भी होता है। ठीक है। जो मुक्ति वाली है उनका काम रेवेन्यू को देखना भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मुक्ति वाली रेवेन्यू को भी देखते हैं और मुक्ति वाली गवर्नर का नाम भी हो सकता है। आमिर और इक्तादार ये सारे दिल्ली सल्तनत में प्रोविंशियल गवर्नर्स के नाम थे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं क्या है। सबसे पहले फवाजिल। एक्चुअली होता क्या था कि देखो, जो आमिर है, जो स्टेट का हेड है, उसको आप इक्तादार भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि जो आमिर है, जो गवर्नर है स्टेट का, उसको सैलरी कैश में नहीं मिलती थी, और कैश में मिलती भी थी तो बहुत कम मिलती थी। तो आप इस इंसान को सैलरी कैसे दोगे? इसको क्या कर दिया जाता था, एक ज़मीन दे दी जाती थी। इस ज़मीन को इक्ता बोल दिया जाता था। अब इस ज़मीन में या इस इक्ता के अंदर जितनी भी खेती हो रही है, जितना भी ट्रेड हो रहा है, उस पे जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था ना, वो इस आमिर की क्या होती थी, इनकम मानी जाती थी। ठीक है। लेकिन अगर इसकी इनकम से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो गया, तो इसकी इनकम से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो गया, तो उसको फवाजिल बोला जाता था। ये डिफरेंस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। देन उश्र। उश्र एक तरह से लैंड टैक्स है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और या तो उश्र क्वेश्चन आ सकता है या उश्री भी आ सकता है। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लैंड टैक्स था उश्र, और जिस लैंड पे टैक्स लगता है उसको उश्री बोलते थे। तो उश्र और उश्री ये आपको याद रखना ही है। इकोनॉमिक टर्म्स पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। खम्स। खम्स क्या है? बूटी कैप्चर्ड इन वॉर। जब भी लड़ाई होती थी तो एक सेना जो है, मान लेते हैं दूसरी सेना को उसने हरा दिया, तो पहली वाली सेना दूसरी सेना के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको लूट के आ जाएगी। तो ये जो वॉर के दौरान लूट करी है, इसको ही वॉर बूटी बोला जाता है। ठीक है। और इसका जो टर्म था वो था खम्स। ये आपको ध्यान रखना है। ज़कात। ज़कात एक टैक्स था जो कि मुस्लिम्स पे करते थे। ठीक है। तो जो जिज़िया था वो हिंदूज पे करते थे, एंड जो ज़कात है वो मुस्लिम्स पे करते थे। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे लिखा भी है। एक्चुअली जिज़िया सिर्फ हिंदूज नहीं, नॉन मुस्लिम्स पे करते थे, और जो रिलीजियस टैक्स मुस्लिम्स पे लगता था उसको ज़कात बोला जाता था। देन घड़ी। घड़ी है हाउस टैक्स। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है याद रखना, क्योंकि घर मतलब तो हाउस होता ही है, बस एंड में आई और लगा दिया तो घड़ी हो गया हाउस टैक्स। देन चरज। कैटल टैक्स लेवीड ऑन ग्रेजिंग। मतलब जब भी भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं, तो अब अगेन इसको याद रखना इजी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाया जा रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, जितने भी कैटल है वो चर रही है, तो चरज क्या हो गया, कैटल की ग्रेजिंग पर टैक्स्ड। देन खर्च। लैंड रेवेन्यू रिलाइज फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, सच लैंड्स वर नोन एज खर्जी। एंड ये आपको ध्यान रखना है। खर्च क्या है, अगेन एक टाइप का लैंड टैक्स है। और खर्जी क्या है, वो ज़मीन जिस पे ये लैंड टैक्स लग रहा है। तो इसको भी आपको किसके साथ ध्यान रखना है, इसको आपको उश्र के साथ ध्यान रखना है। तो उश्र उन ज़मीनों पे लैंड टैक्स लगता था जो कि मुस्लिम्स के पास थी, और खर्ज उन ज़मीनों पे लगता था जो कि नॉन मुस्लिम्स के पास थी। तो उश्री क्या होगी, वो ज़मीन जिस पे उश्र टैक्स लग रहा है, और खर्जी वो ज़मीन जिस पे खर्च टैक्स लग रहा है। ये दोनों आपको साथ में याद रखनी है। ठीक है। देन मसाहत। मसाहत मेजरमेंट ऑफ द लैंड। इसको आप लिंक लिंक करके यहाँ पे लिख सकते हो कि देखो मसाहत जो है, इसमें भी MAS आ रहा है, मेजरमेंट में भी थोड़ा M और S आ रहा है। मतलब प्रीलिम्स में एक बार आपने लिंक सेट कर लिया तो आप इजीली ऑप्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मसाहत मतलब मेजरमेंट ऑफ द लैंड। ऐसा आप याद रख सकते हो इसको। बिस्वा, अ कॉमन मेजर ऑफ लैंड इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो 1/20 ऑफ बीघा। बीघा तो आपने सुना ही होगा। तो देखो बीघा बिस्वा दोनों सिमिलर से साउंड कर रहे हैं, तो ऐसे आप ये लिंक करके याद रख सकते हो कि दोनों ही मेजरमेंट के, लैंड मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे कि बिस्वा क्या है। ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा बिस्वा, और 2-3 वर्ड्स और भी लिखे होंगे जो आपने लाइफ में सुने नहीं होंगे, लेकिन बिस्वा आपने सुना हुआ है। और पूछेंगे कि ये क्या थे, तो ये क्या है, ये लैंड मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। इन्हीं यूनिट्स में ज़मीन को मापा जाता था, बिस्वा एंड बीघा। देन खलीसा, द एरिया हुज रेवेन्यू वॉज रिजर्व फॉर सुल्तान ट्रेजरी। मतलब खलीसा ज़मीन वो ज़मीन थी जिस पे जितनी भी टैक्स कलेक्ट करा गया ना उस ज़मीन से, वो सीधा जाता था सुल्तान के पास। ठीक है। तो आप खलीसा से यहाँ से ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं वो कीवर्ड्स जो कि मुगल डायनेस्टी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वज़ीर। ये मैंने दिल्ली सल्तनत में भी आपको बताया था कि वज़ीर मतलब, वज़ीर देखो आप चेस खेलते हो, उसके अंदर वज़ीर राजा के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक क्या होता है, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पोजीशन है। सो वज़ीर, और देखो पूरे किंगडम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पैसा। ठीक है। राजा के पास या फिर सुल्तान के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसा, और सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट आदमी ही तो पैसे को संभालेगा। तो वज़ीर वो होता था जो कि हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था। वज़ीर को कभी कभी प्राइम मिनिस्टर की उपाधि के बराबर भी माना जाता है, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट तो हो गया सुल्तान,
और प्राइम मिनिस्टर हो गए वजीर। ठीक है, तो डिफरेंट किंगडम्स में, मायसोर किंगडम वगैरह में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होते थे किंग के अलावा। देन दीवान, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल ओवर खलीसा एंड जागीर। सो दीवान कौन है? दीवान बेसिकली रेवेन्यू ऑफिशियल है। जो वजीर है वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड है, लेकिन इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या है, ऑफिसर्स बैठे हैं जो कि एक्चुअली अकाउंटिंग करते हैं। यूजुअली जो वजीर होता था, इसको शायद हो सकता है इकोनॉमिक्स नहीं आती हो। जो वजीर हो सकता है कि जो किंग है उसके भाई को बना दिया जाए, बड़े भाई को, छोटे भाई को, उसके बेटे को बना दिया जा सकता था। तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि उनको रेवेन्यू की इतनी समझ हो। तो वजीर तो हेड हो गया, लेकिन एक्चुअली अकाउंटिंग और ये रेवेन्यू मैनेजमेंट कर कौन रहा है कि कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ एक्सपेंडिचर जा रहा है, ये सारा काम दीवान का था। ठीक है, मुगल्स के अंदर दीवान कौन है? जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू मैनेजमेंट देख रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइन। और कंट्रोल ओवर खलीसा एंड जागीर। अब खलीसा लैंड कौन सी है? खलीसा लैंड वो है जो कि जिसका सारा सैलरी या जिसकी ज़्यादा सारी रेवेन्यू जाती है सुल्तान के पास। जागीर कौन है? अब देखो, जागीर का कॉन्सेप्ट भी ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे एक मुगल सुल्तान है, ठीक है। अब मुगल सुल्तान के दरबार में बहुत सारे मंत्री हैं उनके, है ना, बहुत सारे मंत्री हैं। इन मंत्री को आप नोबल्स बोल सकते हो या फिर नोबिलिटी बोल सकते हो। अब ये जो मंत्री है, ये यूजुअली कौन होते थे? यूजुअली ये जो मंत्री है, या तो ये जो सुल्तान है उसके भाई, कजन्स हो सकते थे। ठीक है, ऐसा भी होता था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग हैं, कि सुल्तान की फैमिली से, एक्सटेंडेड फैमिली से कुछ लोग हैं। या फिर मंत्री और कौन होते थे? जैसे सुल्तान का पूरा किंगडम इतना बड़ा है, लेकिन सुल्तान को अपना किंगडम यहाँ तक और एक्सटेंड करना है, लेकिन वो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे राजा हैं। यहाँ पे एक राजा बैठा है, यहाँ पे एक राजा है, यहाँ पे एक राजा है। तो सुल्तान दो चीज़ बोलेगा उनको कि आप हमारे साथ मिल जाओ। क्या करो? आप हमारे साथ मिल जाओ और इस किंगडम को पूरा एक ही बना लेते हैं मेरे अंडर। और फिर राजा बोलेगा मैं आपके साथ मिल जाऊं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो सुल्तान बोलेगा कि मैं आपको मंत्री पद दे दूंगा, मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन आपको पूरे किंगडम के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, और कभी कभी धमकी भी दी जाती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम अटैक कर देंगे आप पे। तो कुछ राजा जो है या तो अटैक करने के बाद या फिर नेचुरली ही सुल्तान के साथ मिल जाते थे, और जो सुल्तान का किंगडम पहले इतना था अब वो इतना हो जाता है। लेकिन ये जो पुराने राजा थे ना, छोटे छोटे किंगडम्स के, उनको सुल्तान मंत्री पद बना देते हैं। तो ऐसे भी कुछ मंत्री सुल्तान के दरबार में होते थे। ठीक है, तो इन सब को सैलरी कैसे मिलेगी? इन सबको सैलरी कैसे मिलेगी? कुछ सैलरी कैश में मिलती थी, लेकिन सैलरी का एक बहुत ही सिंपल तरीका था जो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में भी बताया है, कि इनको ज़मीन दे दो, इनको लैंड दे दो, और इस ज़मीन को ही बोला जाता था जागीर। ठीक है, और जो इस जागीर के होल्डर हो जाते थे उनको क्या बोलोगे? जागीरदार। फाइन। तो जागीर क्या थी? इनकी सैलरी थी। अब सबके लिए जागीर का कॉन्सेप्ट अलग अलग था। हर मंत्री को अलग टाइप की जागीर मिलती थी, अलग साइज़ की मिलती थी। बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता जाता है। फिर वो दिल्ली सल्तनत जब स्पेसिफिकली कभी मैं पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे ये डिस्कस करूंगा, बट आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जागीर क्या है? एक तरह से लैंड है जो कि एज एन इनकम मिल रही है। अब जागीर इनकम कैसे हो गई? क्योंकि देखो, ज़मीन पे खेती होगी, उससे टैक्स कलेक्ट करा जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होगी। तो उन सब से जितना भी टैक्स कलेक्ट करा जा रहा है, एक तरह से वो इन लोगों की सैलरी बन जाती थी, इसलिए जागीर दी जाती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब जागीर देना मतलब जागीर ज़मीन पे जितना भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, खलीसा ज़मीन पे जो कि सुल्तान की खुद की है, वो किसी मंत्री की नहीं है, सुल्तान की खुद की ज़मीन है, यहाँ पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें दीवान क्या करता था? कैलकुलेट और उसका रिकॉर्ड रखता था। मीर बख्शी इज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, मीर बख्शी पे क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीलिम्स के अंदर, यूपीएससी के। देन मीर समान इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड्स, मतलब जितने भी बड़े बड़े घर थे, इंपीरियल मतलब जो कि राजा या फिर सुल्तान के खुद का घर हो गया या उनके रिलेटिव्स का घर हो गया, उनकी देख रेख करना वो मीर समान का क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप याद रख सकते हो कि वो लोगों के सामान की देख रेख करता था, ऐसे आप याद रख सकते हो। दीवानी बयूतत, मेंटेनिंग रोड्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। सो बेसिकली जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी देख रेख करना दीवानी बयूतत का काम था। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देन मीर मंशी, ये था रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है? बातचीत करना। मतलब सुल्तान
दूसरे राजाओं के साथ या दूसरे सुल्तान के साथ बात कर रहा है, या सुल्तान के नीचे भी जितने राजा आते हैं उनसे वो बात करना चाहता है। मतलब ये जितनी भी कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, कॉरस्पॉन्डेंस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मीर मुंशी की। तो मतलब कोई मन की बात अपनी कह रहा है तो मुंशी आप ऐसे याद रख सकते हो लिंक करके, ये रैंडम लॉजिक है बट ऐसे याद रहता है। सदर उस सदर, देखो जब भी वर्ड सदर आए तो मतलब कुछ ना कुछ रिलीजियस काम हो रहा है, कुछ ना कुछ रिलीजियस काम हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सदर आपको किसी भी टर्म में मिल जाए मतलब ये रिलीजन से रिलेटेड है, तो ये क्या है, जो रिलीजियस एंडोमेंट्स है उसका ये हेड था। देन काजी उल कुजत, हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, जहाँ पे भी वर्ड काजी आ जाए मतलब जज, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स में हो सकता है आप ये जो टर्म्स है ये भूल जाओ, लेकिन आपको सदर याद है, काजी याद है, तो आपके ऑप्शंस में से एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हो। देन मुतासिब, मुतासिब सेंसर ऑन पब्लिक मॉरल्स। सो बेसिकली मुतासिब क्या है, ये इंश्योर करता था कि नॉर्मल जनता जो है वो मोरालिटी से जी रही है या नहीं, और बेसिकली कि जो रिलीजियस लॉ है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं। मुशरिफ ई मामलिक, अकाउंटेंट जनरल, एंड मोस्तफ ई मामलिक, ये है ऑडिटर जनरल। सो मुशरिफ ई मामलिक आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ये कौन है, अकाउंटेंट जनरल। सो जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ये प्रॉपर्ली मैनेज करते थे और सारी अकाउंटिंग प्रॉपर्ली करते थे। तो ये जो ऑफिस है आपको ध्यान रखना है। देखो अकाउंटेंट जनरल किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है ना, जो दीवान है वो तो पूरे किंगडम में है, पूरे किंगडम की रेवेन्यू देख रहा है। जो मुशरिफ ई मामलिक है वो आप कहीं भी बैठा सकते हो उसको। देन दरोगा ई डाक चौकी, ऑब्वियसली ये कौन है, दरोगा। ऑब्वियसली तो ये क्या है, एक इंपीरियल पोस्ट का ऑफिसर इंचार्ज हो गया। पोस्ट होती थी ना, जैसे आज भी क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट्स को थानों में बांटा जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक थाना यहाँ है, एक थाना यहाँ है, एक थाना यहाँ है, एक थाना यहाँ है, और हर थाने का एक एक ना एक क्या होता है, हेड होता है। तो इस टाइप से ही पूरे एम्पायर को डिफरेंट डिफरेंट इंपीरियल पोस्ट में बांटा हुआ था, और उसका जो इंचार्ज था उसको दरोगा बोला जाता था, सिंपल। मीर ईयर्स, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पेटिशन। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। वकिया नविस, ये न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वकिया नविस पोजीशन है न्यूज़ रिपोर्टर्स की। फिर और कौन कौन से ऑफिसर्स थे प्रोविंशियल लेवल पे, अब एक है सिपा सलार, ये है हेड एग्जीक्यूटिव। तो सिपा सलार का मतलब क्या है, देखो होता क्या था कि मुगल टाइम में जो एक प्रोविंस थी ना, एक पूरे स्टेट, प्रोविंस मतलब पूरा स्टेट, अब पूरे स्टेट को अब इक्ता नहीं बोलते थे। दिल्ली सल्तनत में पूरे स्टेट को बोलते थे इक्ता, मुगल टाइम में पूरे स्टेट को बोलते थे सूबा। क्या बोलते थे, सूबा। अब सूबा जो है इसका हेड कौन होता है, सूबा जो है इसका हेड कौन होता है, उसको आप बोलते हो सूबेदार, सिंपल। सूबा का हेड कौन हो गया, सूबेदार। तो गवर्नर जो होता था एक स्टेट का, उसको आप बोलते थे बेसिकली सूबेदार। लेकिन हुआ क्या कि ये जो सूबेदार टर्म है ये थोड़ा बाद में आया था। कभी कभी इस पूरे स्टेट के हेड को निज़ाम भी बोल दिया जाता था। ठीक है, कभी कभी इस पूरे स्टेट के हेड को निज़ाम भी बोल दिया जाता था। और सिर्फ यही नहीं, कभी कभी इस पूरे स्टेट के हेड को सिपा सलार भी बोल दिया जाता था। तो सिपा सलार अर्ली मुगल टाइम्स में वो शब्द यूज़ होता था, लेटर मुगल टाइम्स में सूबेदार, और फिर उसके बाद निज़ाम काफ़ी फेमस हो गए शब्द। लेकिन है कौन सिपा सलार, सूबेदार, निज़ाम और सिपा सलार ये एक ही ऑफिस है। मतलब पूरे स्टेट का, पूरे प्रोविंस का जो लीडर है, हेड एग्जीक्यूटिव है, वो सिपा सलार है। फाइन। दीवान कौन है, अगेन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इंचार्ज है प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इंचार्ज है स्टेट लेवल पे, उसको भी आप दीवान बोल रहे हो। बख्शी कौन है, चार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। अब यही ऑफिस सेंट्रल लेवल पे मैंने बताया था आपको, मीर बख्शी बोलते हैं। सुल्तान के पास जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसका हेड है मीर बख्शी, स्टेट के पास जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसका हेड है बख्शी। सदर, सदर कौन है, जुडिशियल एंड रिलीजियस डिपार्टमेंट। सो सदर यूजुअली जो रिलीजियस लॉ है उनको वो देखते थे। तो यही ऑप्शन में आपके आएगा, रिलीजियस जुडिशियल डिपार्टमेंट या रिलीजियस लॉ, ऐसा कुछ लिखा होगा तो आपको उसको करेक्ट टिक करना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब और भी नीचे आ गए हम। फौजदार, फौजदार हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। फौजदार कौन हो गया, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको पूरा एक क्रोनोलॉजी से समझा देता हूँ, उसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। देखो पूरे प्रोविंस को डिवाइड करते हैं मल्टीपल छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो मान लेते हैं ये प्रोविंस नहीं, पूरे किंगडम को कर लेता है, तो ये पूरा किंगडम है। अब किंगडम का हेड कौन है, सुल्तान। ठीक है, ये जो पूरा किंगडम है स्टेट्स में बटा हुआ है। जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, वैसे इस किंगडम में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसको आप प्रोविंस भी बोल सकते हो। उस टाइम पे इन स्टेट्स को क्या बोलते थे, सूबा। क्या बोलते थे, सूबा।
अब सूबा का जो लीडर है वो कौन है? मैंने आपको बताया सूबेदार बोल सकते हो आप उसको निज़ाम बोल सकते हो, या आप उसको सिपह सलार भी बोल सकते हो। ठीक है, सिपह सलार अभी मैंने आपको ऊपर टर्म भी दिखाया था। तो ये सूबा प्रोविंस है या स्टेट है, और उसके जो लीडर है या उसका जो गवर्नर है उसको ये नाम आपने दे रखे हैं। अब जितने भी प्रोविंस है या स्टेट है, वो क्या होगा, उसके अंदर छोटी छोटी सिटीज़ होगी, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर सूबे के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना? हर सूबे के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोला जाता था? इन डिस्ट्रिक्ट्स को बोला जाता था सरकार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट को बोला जा रहा है सूबा, और डिस्ट्रिक्ट को बोला जा रहा है सरकार। फाइन, डिस्ट्रिक्ट को आप क्या बोल रहे हो? सरकार। अब इस डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है? डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है, मतलब सरकार का हेड कौन है? तो सरकार का हेड है फौजदार। सरकार को लीड कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट को लीड कौन कर रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट का आईएएस ऑफिसर कौन है? फौजदार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फौजदार की मदद करता है आमिल। फौजदार की मदद मुगल एम्पायर में कर रहा है आमिल। ठीक है, ये आपको शब्द देखने को मिलेगा। अब डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं, है ना? इंडिया में तो बहुत सारे विलेजेस थे ही, तो बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं। अब इन विलेजेस को ना खुला नहीं छोड़ा गया, विलेजेस का बना दिया ग्रुप। जैसे ये एक विलेज का ग्रुप बना दिया, ये विलेजेस का एक ग्रुप बना दिया। तो इन विलेजेस के ग्रुप को, जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इनको आप क्या बोलोगे? इन विलेजेस के ग्रुप को आप बोलोगे सब डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना, तो आप इनको बोलोगे सब डिस्ट्रिक्ट। सिंपल, अभी तक तो कुछ डिफिकल्ट मैंने बोला नहीं। तो इन विलेजेस के ग्रुप्स को आप बोलोगे सब डिस्ट्रिक्ट, जिसको परगना बोला जाता था। परगना, ये परगना शब्द आपने बहुत बार सुना भी होगा। परगना का जो हेड था, परगना का जो हेड है वो कौन है? शिकदार। वो कौन है? शिकदार। परगना मतलब सब डिस्ट्रिक्ट या फिर विलेजेस का ग्रुप, इसका हेड है शिकदार। और शिकदार की मदद कौन कर रहा है? आमिन। कौन मदद कर रहा है? आमिन। तो देखो, आमिर तो काफी हाई पोस्ट हो गई, जो कि सुल्तान के साथ काम कर रहा है एक तरह से। फिर आता है आमिल, जो कि फौजदार के साथ काम कर रहा है। फिर आता है आमिन, जो कि शिकदार के साथ काम कर रहा है। ये पूरी जो क्रोनोलॉजी और हायरार्की है आपको याद रखनी है, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है और फ्यूचर में भी आएगा। ठीक है, और फाइनली एक और डिस्टिंक्शन यहाँ पे है। जैसे ये जो विलेजेस थे, ये जो विलेजेस है ना, अभी इंडिविजुअल जो विलेज है, ये खुद भी तो विलेज हैं। विलेज को क्या बोलते थे? तो विलेज को बेसिकली बहुत नाम थे विलेज के, बट मौजा बोल दिया जाता था। और मौजा या फिर विलेज का जो हेड है वो कौन होता था? वो होता था मुकद्दम। मुकद्दम या फिर चौधरी। चौधरी वैसे टाइटल विलेज हेड से ही आया है, और बहुत सारे लोग चौधरी सरनेम भी रखते हैं। बट एनीवे, जो चौधरी हिस्टोरिकली टाइम पे नाम था, स्पेशली मुगल एम्पायर के अंदर, वो विलेज हेड को दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरी हायरार्की आपको याद रखनी है कि जो पूरा किंगडम है, पूरा एक किंगडम सुल्तान के अंदर है। पूरा किंगडम डिफरेंट प्रोविंस या फिर स्टेट में बटा हुआ है। इन स्टेट्स को बोलते हैं सूबा। सूबा का लीडर कौन है? सूबेदार, निज़ाम या सिपह सलार। हर सूबा छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है। इस डिस्ट्रिक्ट का लीडर कौन है? फौजदार। और फौजदार की मदद कौन कर रहा है? आमिल। डिस्ट्रिक्ट को बोलते क्या है? सरकार। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं। इन विलेजेस के कुछ झुंड बना के, ग्रुप बना के, एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई गई, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट। इस सब डिस्ट्रिक्ट को बोला गया परगना, और परगना का लीडर है शिकदार, और शिकदार की मदद कौन कर रहा है? आमिन। फाइन। एंड जो इंडिविजुअल विलेज है वो है मौजा, उसका लीडर है मुकद्दम या फिर चौधरी। तो ये पूरी हायरार्की आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने डिटेल में ब्रेक लेके आपको समझाया है, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। इस हायरार्की पे प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आई होप अब आपको थोड़ी यहाँ पे समझ आ गई हो। देन रेवेन्यू कलेक्टर कौन है? फौजदार। अभी मैंने बताया कि आमिल, या फिर आप उसको अमल भी बोल सकते हो। आमिल या अमल, दोनों में से कुछ भी लिखा होगा, सेम ही चीज़ है दोनों। ठीक है, आमिल या अमल, या फिर अमल गुजार। देखो, गुजार को भी अगर आप भूल गए कोई बात नहीं, यहाँ पे अमल लिखा है ना, मैंने आपको बताया अमल या फिर आमिल किसकी मदद कर रहा है? फौजदार की। कैसे? रेवेन्यू कलेक्टर बन के। कोतवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये तो काफ़ी ऑब्वियस है। उसके नीचे है परगना। परगना का लीडर कौन है? शिकदार। शिकदार की मदद कौन कर रहे हैं? आमिन।
ये सब मैं बता चुका हूँ। कैसे मदद कर रहा है? रेवेन्यू कलेक्ट करके। विलेज, विलेज का हेड कौन है? मुकद्दम। और मुकद्दम की मदद कौन कर रहा है? पटवारी, जो कि यहाँ पे विलेज लेवल पे रेवेन्यू हेड है, जिसको आप अकाउंटेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि मुकद्दम की मदद कौन कर रहा है? पटवारी। फाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है एक बार अगर आप लॉजिक समझ गए तो। सो मुगल एम्पायर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे? दीवान ई वजारत। देखो यहाँ पे वजीर जो है, वजीर क्या कर रहा है? रेवेन्यू फंक्शन कर रहा है। वजीर कर रहा है रेवेन्यू फंक्शन, तो उसके डिपार्टमेंट का नाम भी वजारत है, तो ये तो इजी है याद रखना। दीवानी अर्ज, देखो वेपन्स को ना इंग्लिश में कहते हैं आर्म्स। वेपन्स को क्या कहते हैं? आर्म्स। और देखो अर्ज और आर्म्स बहुत ही सिमिलर से सुनाई पड़ते हैं, सिमिलर साउंड करते हैं, तो ऐसा आप लिंक कर सकते हो कि दीवानी आर्ज जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट होगा। देन दीवान ई रसालत मुहतासिब, तो ये है फॉरेन अफेयर्स। देखो रसालत मतलब, या ये आप सोच सकते हो रसालत का, या रिसालत, रिसालत भी लिखा होता है कभी कभी रिसालत। तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि ट्रीटी करना या किसी को मैसेज भेजना। तो मैसेज कौन भेजेगा? जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर होगा, सिंपल। दीवानी इंशा, ये है कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट पेपर्स, मतलब जितने भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं वो दीवानी इंशा के पास पड़े हुए हैं। दीवानी कुजा, देखो जो काजी है ये टर्म मैंने आपको बताया था जुडिशरी या फिर जज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी काजी कुजा सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो अगर आप भूल भी जाओ ये क्या है, तो ये लॉजिक लगा के आप प्रीलिम्स में ढूंढ सकते हो कि जस्टिस डिपार्टमेंट या जस्टिस या जुडिशरी से लिंक्ड होगा कहीं ना कहीं। दीवानी बारिद, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, मतलब ये क्या करते हैं? इंटेलिजेंस नेटवर्क बिठाते हैं, बिछाते हैं, और स्पाई, बहुत सारे स्पाइस को छोड़ देते हैं और वो लोगों पे नज़र रखते हैं, तो ये दीवानी बारिद। इन दीवानी सामान, अगेन जो पूरा रॉयल हाउस होल्ड है उसका इंचार्ज है, लोगों के सामान की ये देख रेख करता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। फाइन, अब चलते हैं फाइनली मराठा किंगडम के टर्म्स पे। मराठा किंगडम के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, सबसे पहले अष्टप्रधारी, यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो देखो यहाँ पे नंबर लिखा है ना, अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब 8, और 8 लोग। अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म आपसे मिडिवल इंडिया में पूछा जा रहा है और वहाँ पे 8 और आगे कुछ लोग लिखे हैं, तो मतलब ये कौन है? ये इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लोग हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लोग किसी भी किंगडम में कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ऐसे ही आपको लॉजिक भी यूज़ करना है अगर आप भूल जाओ तो फिल्म्स के अंदर, ठीक है। देन ममलतदार, ममलतदार कौन है? हेड ऑफ प्रोविंस। मराठास के जो स्टेट थे, मराठास के जो का जो स्टेट था उनके किंगडम के अंदर या प्रोविंस था, उसका जो हेड था उसको ममलतदार बोला जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी विलेज का चीफ कौन है? देश पांडे या पटेल। ये सरनेम्स आज बहुत ज़्यादा डेफिनेटली यूज़ होते भी हैं, तो ये क्या थे? पोजीशन थे, मराठा एम्पायर के अंदर ये पोजीशन थी। देश पांडे और पटेल, ये दोनों नाम है किसके? विलेज के हेड के, विलेज के चीफ के। मुगल एम्पायर में विलेज के चीफ के नाम क्या है? मुकद्दम या फिर चौधरी। मराठा एम्पायर में विलेज के चीफ का नाम क्या है? देश पांडे या पटेल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा सरी कारकुन या फिर प्रांतपति, ये हो गया हेड ऑफ प्रोविंस। तो मतलब जो ममलतदार है उसका ही दूसरा नाम है प्रांतपति। एक पूरा प्रांत हो गया ना, मतलब पूरा स्टेट है, पूरा प्रांत है, तो उसका हेड कौन हो गया? प्रांतपति, सिंपल। तो या फिर सरी कारकुन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रांतपति तो आपको याद रखना है, और ममलतदार भी आपको याद रखना है। देन चौथ, देखो 2 टाइप के टैक्स फेमस है काफ़ी, मराठास जो लगाते थे। मराठास बहुत सारे टैक्स लगाते थे, लेकिन चौथ और सरदेश मुखी ज़्यादा फेमस है। तो इसमें होता क्या था? तो बेसिकली होता क्या था, सपोज ये मराठा एम्पायर है, ठीक है, मराठा एम्पायर कुछ इस तरह से दिखता था महाराष्ट्र के अराउंड, फिर ऑब्वियसली फ्यूचर में वो और ज़्यादा फैल जाता है। बट सपोज मराठा एम्पायर के नॉर्थ में कुछ टेरिटरी है, उसके उनके ईस्ट में और साउथ ईस्ट में कुछ टेरिटरी है जो कि मराठा एम्पायर के बाहर है, लेकिन मराठास को ये एरिया चाहिए, है ना। तो मराठास इन एरियाज में रहने वाले लोगों से एक चीज़ बोलते थे कि देखो हम तुम पे अटैक कर लेंगे, ठीक है, हम तुम पे अटैक कर लेंगे, या हम तुम पे रेड्स कंडक्ट करेंगे और तुम्हारी चीज़ों को लूट के ले जाएंगे। तो इसका कोई तो मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों को नुकसान होगा। तो इससे बेटर है कि तुम हमें 25% टैक्स दे दो। मतलब ये जो एरिया है अपने राजा को, अपने सुल्तान को जितना भी टैक्स देते होंगे, उसका 25% जो टैक्स है वो मराठास को दे दें। 25% मतलब वो जो अपना टैक्स दे रहे हैं वो तो दें, उसका जो टोटल 25% है वो टैक्स मराठा को दे। तो ये किस टाइप का टैक्स है?
कि टैक्स है कि भाई आप हमें पैसा दो वरना हम तुम पे अटैक कर देंगे। तो ये जो 25% टैक्स लिया जाता था, इसको बोला जाता था चौथ। चौथ मतलब एक चौथाई, वन फोर्थ। ठीक है। फिर था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी मतलब अब मराठा किंगडम के अंदर भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और ये लोग मराठा किंगडम के अंदर मराठास को क्या दे रहे हैं, लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं। ठीक है, लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं या ऑलरेडी वो कुछ एक टैक्स दे रहे हैं। अब इस लैंड रेवेन्यू का 10% एक्स्ट्रा सरदेशमुखी के नाम से कलेक्ट करा जाता था। मतलब मराठास खुद के ही लोगों से एक्स्ट्रा 10% चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की जमीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो बाहर वाला टैक्स 25% उन लोगों से लिया जा रहा है जो मराठा टेरिटरी में नहीं है, और उनको बोला जा रहा है कि हम तुम्हारी टेरिटरी कब्जा ले लेंगे, और अगर तुमने ये टैक्स नहीं दिया तो, मतलब वो ये बोल रहे थे कि अगर आपको हमसे ही प्रोटेक्शन चाहिए तो आप क्या करो, ये टैक्स दो। जो लोग मराठा एम्पायर के अंदर ऑलरेडी हैं, ठीक है, वो लैंड रेवेन्यू तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि मराठा एम्पायर इन सब लोगों को प्रोटेक्ट भी तो कर रहा है ना बाहर वालों से, तो वो 10% चार्ज करता था, और वो है सरदेशमुखी। बेसिकली ये तो एक तरह से आप मान सकते हो कि मार्क ऑफ रिकग्निशन था, क्योंकि लोग क्या है 10% टैक्स उनको देते थे, ये दिखाने के लिए कि भाई आप मराठा फैमिली से हो और हम आपको हमारा सरदेशमुख मानते हैं। सरदेशमुख मतलब चीफ हेडमैन। पेशवा, पेशवा प्राइम मिनिस्टर का टाइटल था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पेशवा क्या था, प्राइम मिनिस्टर का टाइटल था। देन सरी नौबत, ये है आर्मी अफेयर्स। अगेन इसको याद रखना इजी है, किसी की नौबत आ जाएगी, ये मतलब उस पर अटैक होने वाला है, तो ये टर्म आर्मी से लिंक्ड हो सकता है। ऐसे रैंडम लॉजिक लगा के आप इसको याद रख सकते हो। फिर न्यायाधीश, जुडिशरी, ऑब्वियसली बहुत ही ईजी है। अमात्या, फाइनेंस मिनिस्टर। देखो अमात्या जो था अशोका के टाइम में, ये जो टर्म है ये आईएएस ऑफिसर्स के लिए था। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर या फिर जो मराठा एम्पायर था, यहाँ पे अमात्या जो टर्म है वो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए यूज़ हो रहा है। या फिर मजुमदार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से लिंक्ड एक टर्म है। वक्यानविस यहाँ पे कौन है, होम मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, वक्यानविस होम मिनिस्टर। समंत और दबिर, डीलिंग विद आउटसाइडर। तो जो समान लोग से, समान मतलब आम जनता से डील कर रहा है, वो समंत हो गया या दबिर हो गया। आउटसाइडर से डील करना, ऐसे आप याद रख सकते हो। सचिव, सचिव कौन है, कॉरेस्पॉन्डेंस का ऑफिशियल। वही सेम चीज़, कोई राजा या मराठा चीफ, मराठा पेशवा दूसरे राजा से बात करना चाहता है, सुल्तान से बात करना चाहता है, तो ये जो बातचीत हो रही है ये सचिव के थ्रू होती है। पंडित राव, नाम से पता चल रहा है रिलीजियस ऑफिसर है कोई। ठीक है। हजार मजलिस, ये कौन है, हाईएस्ट कोर्ट और कोर्ट ऑफ द किंग, मतलब जो पूरा सबसे बड़ा कोर्ट है उसको आप हजार मजलिस बोलते हो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा अलग से भी है। देन बर्गिस, कैटेगरी ऑफ हॉर्समैन विच आर पेड फ्रॉम द स्टेट एक्सचेंज। वेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसे ये वो घुड़सवार हैं जो कि राजा या फिर जो पेशवा है उनके थ्रू ही इनको पैसा दिया जाता था। देन सिलादार, देवर कैजुअल सोल्जर्स। ये इंपॉर्टेंट है, कैजुअल सोल्जर कौन होता है, जो कि आर्मी का पार्ट नहीं है। आर्मी कौन होती है, जिसमें हर इंसान साल के हर एक दिन आर्मी का मेंबर ही होता है और वो कुछ काम नहीं करता। सिलादार वो थे जो कि आज तो खेती कर रहे हैं, कल मान लेते हैं मराठा एम्पायर पे अटैक हो गया, तो आर्मी के लोग आएंगे और इन विलेज में जो लोग रह रहे हैं उनको बोलेंगे कि आप हमें ना टेम्परेरी पीरियड के लिए ज्वाइन कर लो मराठा एम्पायर को सेव करने के लिए। तो ये सिलादार जो है ये कैजुअली आर्मी या कैजुअली सोल्जर्स बन जाते थे। करखनी कौन है, ये है कमिजरी। आप इसको लिंक कर सकते हो कारखाना से, है ना, कारखानी, कारखाना वैसे लिंक्ड है। कमिजरी क्या होता है कि एक सप्लाई ऑफिसर होता है, मतलब एक ऑफिसर है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो मिलिट्री को सारी चीज़ें सप्लाई करेगा या फूड सप्लाई करेगा। तो सप्लाई कहाँ से करेगा, कारखाना में से लाके, ऐसे लिंक कर सकते हो आप। देन चिटनीस, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क। तो कॉरेस्पॉन्डेंस के जो क्लर्क होते थे वो चिटनीज हैं। बेसिकली आप ये सोच सकते हो कि जो सचिव है, सचिव के नीचे चिटनीस काम करते होंगे। फडनिस, ये डेप्यूटी ऑडिटर है। आई नो ये टर्म्स थोड़ी डिफिकल्ट है याद रखना, बट आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। मजुमदार ऑडिटर का नाम भी होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा मजुमदार कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है। तो ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर अकाउंट्स ऑडिट कर सकता है, तो ये टर्म आपको ध्यान रखना है। अमात्या फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, मजुमदार जो शब्द है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी यूज़ हो सकता है, ऑडिटर के लिए भी यूज़ होता है। जामदार होता है जो कि ट्रेजरर है, मतलब उसने क्या कर रखा है, जमा कर रखा है। देखो दार मतलब किसी चीज़ का होल्डर, उसने क्या जमा कर रखा है, पैसा। ट्रेजरर कौन होता है, जो कि पैसा स्टोर करके रखता है। ठीक है। कोटनीस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
दफ्तरदार ऑफ चीफ ऑफिसर और रिकॉर्ड कीपर, सिंपल सी बात है, ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड्स होल्ड करके रखता है अपने साथ, वो हो गया दफ्तरदार। मतलब ऑफिस, दफ्तर मतलब ऑफिस, तो ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको कौन होल्ड करके रखता है, दफ्तरदार। सो ये था थर्ड सेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज। ये 3 लेक्चर्स की सीरीज़ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इसने आपको काफ़ी वैल्यू एडिशन करके दिया हो। प्लीज़ फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो भी देखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या इस आईडी पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैव अ गुड डे।